और ब्रेक के बाद आज की बड़ी खबर पे चर्चा, इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष इजराइल हमास संघर्ष, विरोध और समर्थन में बढ़ती दुनिया, क्योंकि 13 दिन हो गए हैं और इस संघर्ष को लेकर दुनिया आपस में खेमे में बढ़ती नजर आ रही है। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी है। हमारे सहयोगी संवाददाता अमृतपाल सिंह इस वक्त इजराइल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। इसके अलावा दो खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर दिलीप सिन्हा जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड शारदेंदु जी, रणनीतिक और सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ। आप दोनों का स्वागत है। अमृतपाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमृतपाल, शुरुआत आपसे, क्योंकि 13वां दिन है और अस्पताल पे, गजा के अस्पताल में हमले के बाद से क्या कुछ स्थिति बदली है हमलों को लेकर? 13वें दिन की आज की स्थिति को लेकर थोड़ा सा बताइए। नहीं, देखिए, स्थिति बिल्कुल नहीं बदली है। वैसे ही मिलिट्री कैंपेन जो है वो चल रही है। इजराइल लगातार स्ट्राइक्स कर रहा है, एरियल बॉम्बिंग्स कर रहा है, आर्टिलरी फायर कर रहा है और उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। हाँ, ये है कि जो वीडियोस वहाँ से आ रहे हैं, मैं तो इजराइल में हूँ, जो गाज़ा पट्टी के तरफ से जो आ रहे हैं, क्योंकि बिल्ट अप एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर बिल्ट अप एरियाज़ पर रॉकेट फायर, मिसाइल फायर, एरियल बॉम्बिंग्स हो रही हैं। और वहीं हमास भी लगातार यहाँ इजराइल पे गोले दाग रहा है। आज मैं टेल अवीव में हूँ अभी, क्योंकि ऋषि सुनाक, यूके के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ टेल अवीव में थे सारा दिन। उन्होंने मुलाकात की यहाँ के प्रधानमंत्री से, यहाँ के राष्ट्रपति से, जिनके लोग मिसिंग हैं या जिनके लोग की डेथ्स हुई हैं, उनसे भी, कुछ फैमिलीज से वो मिले। हमास लगातार रॉकेट्स दागता रहा टेल अवीव पे जितनी देर ऋषि सुनाक यहाँ थे। जनरली अक्सर देखा जाता है कि रात को उसकी इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ पे प्रोटोकॉल ये है बेसिकली कि जब, जैसे मैं होटल में रह रहा हूँ, तो अगर कोई रॉकेट स्ट्राइक होता है तो यहाँ सायरन अलर्ट्स हो जाते हैं, आपको शेल्टर में भागना पड़ता है। यकीन माने, रात को में 3 बार तो हम शेल्टर में भागते हैं। मैं रात की बात कर रहा हूँ, सिर्फ टेल अवीव। तो आप यकीन माने कि हर 30 सेकंड पे यहाँ इजराइल के अलग अलग शहरों पे एक ना एक रॉकेट गिर रहा है। तो स्थिति जैसी की तैसी है। इनफैक्ट इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं आई है। अमृतपाल, इससे पहले कि अपने मेहमानों के पास जाऊं, आपसे एक दूसरा सवाल समझना चाहेंगे, क्योंकि लगभग 200 के आसपास जो इजरायली बंधक गाजा के या हमास के पास में मौजूद हैं, उनको लेकर और ज़मीनी लड़ाई को लेकर, राफा बॉर्डर से मानवीय सहायता को लेकर, इन तमाम मसलों को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, राफा पर जो बाइडेन ने अब्दुल अल फतेह अल सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं, उनसे बात की और एक सहमति बनी है कि वो राफा के बॉर्डर के थ्रू इजिप्ट इनको ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर भेजेगा। वो इजरायली टेरिटरी नहीं क्रॉस करता है, वो ऐसा क्रॉसिंग है जहां इजिप्ट और का सेनाई जो रीजन है, वहां से आप सदर्न गाजा पट्टी में घुस सकते हैं। इजिप्ट सड़कें वड़कें रेडी कर रहा है। वहाँ करीब 100 से ज़्यादा ट्रक खड़े हुए हैं राफा क्रॉसिंग पर ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर। तो उस पर वो अब कब खुलता है, वो कितनी देर होगा, वो क्या, क्योंकि वो सब सवाल अभी भी बने हुए हैं। क्योंकि इजराइल ने साफ कह दिया है कि अनलेस हमास हमारे हॉस्टेजेस को नहीं लौटाएगा, हम एड अंदर जाने नहीं देंगे। तो इसका क्या मतलब है? क्या वो वहाँ पर मिसाइल अटैक्स करेंगे जैसे उन्होंने परसों किए थे? तो ये सब सवाल हैं कि वो कब खुलेगा। पर एक सहमति अमेरिका और मिस्र के बीच में बन गई है। वो कितनी देर की सीज फायर होगी, विंडो होगा सीज फायर का, कुछ जाने दिया जाएगा, वो सब कॉन्टूर्स अभी क्लियर होंगे आने वाले दिनों में। रही बात, आपने पूछा कि ग्राउंड इन्वेजन की, ग्राउंड मतलब असॉल्ट, मिलिट्री असॉल्ट की, वो ये लोग अभी नहीं सोच रहे हैं। इन्होंने अमास कर रखे हैं टैंक्स, आर्टिलरी, हैवी इक्विपमेंट गाजा पट्टी में, नॉर्थ गाजा पट्टी के बॉर्डर के अलॉन्ग। पर अभी इनका फोकस, कल आप बेंजामिन नेतन्याहू की स्टेटमेंट पढ़ें तो वो कहते हैं कि इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर विच रिक्वायर्स डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। तो मेरा ख्याल से ये प्रिसिजन बॉम्बिंग्स करेंगे। इनकी स्ट्रैटेजी मेरी असेसमेंट में होगी कि ये लगातार गोले दागेंगे, हमास को कंसिडरेबली वीकन करेंगे, फिर ही अंदर जाने की सोचेंगे। और अंदर जाना भी पूरी फौज शायद ना लेके जाएं, जिसको कहते हैं लोकलाइज्ड ऑपरेशंस, छोटी स्पेशल ऑपरेशंस टीम जाएं, टेक आउट द टारगेट्स ऑन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। इस तरह की कार्रवाई होगी अनलेस ये एस्केलेट करके हिजबुल्लाह वाला फ्रंट खुल जाए,
फिर तो युद्ध का रुख ही बदल जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमृत हमारे साथ आज का अपडेट साझा करने के लिए। अपना ख्याल आप बहुत रखिए, क्योंकि आप एक तरीके से वॉर जोन के इलाके में अपने आपको सुरक्षित रखिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए, एम्बेसडर दिलीप सिन्हा जी, ब्रिगेडियर शाहदेव जी हमारे साथ बने हुए। एम्बेसडर सिन्हा, समझना आपसे हम यही चाहेंगे सबसे पहले कि प्रधानमंत्री आज फ़ोन करते हैं फ़लस्तीन के अथॉरिटी के राष्ट्रपति को, और वो इस बात का जिक्र करते हैं कि साहब क्या एक स्थिति है वहाँ पर उसको लेकर वो चिंतित है हिंदुस्तान, और भारत अपनी बात को स्पष्टता से एक तरीके से रखता है। इस पूरे संदेश को, इस मैसेज को आप किस तरीके से देखते हैं, इस बातचीत को, एम्बेसडर सिन्हा? भारत ने जो रुख अपनाया है वो इसके जो प्रमुख जो मुद्दा था, इसमें जो आक्रमण किया, आतंकवादी आक्रमण किया हमास ने, उसकी निंदा भारत ने दो टूक शब्दों में की है। लेकिन उसके साथ साथ भारत ये भी चाहता है कि वहां शांति स्थापित हो, और उसके लिए ये जरूरी है कि जो मुख्य मसला जो अभी हो गया है वो है कि जो बंधक 200 के करीब हमास ने ले रखे हैं, उनकी वापसी कैसे हो। उसके लिए बातचीत करना बहुत जरूरी है, और उसी लिए राष्ट्रपति बाइडेन भी वहां गए थे, और शायद उसी सिलसिले में हमारे प्रधानमंत्री ने भी बातचीत की है महमूद अब्बास से। तो ये जो परिस्थिति इस वक्त है वो है कि सभी नेता ये प्रयास कर रहे हैं कि इजराइल का जो आकांक्षा है बदला लेने की, वो इजराइल उसमें आपे से बाहर ना हो जाए और इसको हद से बाहर ना बढ़ने दे। विशेषकर जो जमीनी आक्रमण की बात हो रही है गाजा में घुसने की, उस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें घुसने से ना इजराइल को फायदा होगा, ना ही बंधकों को कोई किसी प्रकार का फायदा हो पाएगा, क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है जो कि निश्चित रूप से कुछ भी कर सकता है उन बंधकों के साथ। तो ऐसी परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय जो भी प्रयास हो सकता है, जिसमें कि राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री सुनक है और हमारे प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं, तो ये प्रयास होना चाहिए सभी नेताओं का कि जो बंधक है उन्हें छुड़ाया जा सके, और जो इजराइल का जो आक्रमण है उसे रोका जा सके, ताकि ये युद्ध फैले नहीं जी, क्योंकि अभी तक थोड़ा बहुत नियंत्रण में है, वो नियंत्रण के बाहर न हो जाए। जी, ब्रिगेडियर शाहदेव जी, आपको लगता है कि 13 दिन के बाद स्थिति जहां पे पहुंच गई है, अब यहां से आगे क्या? दोनों तरफ से किसी प्रकार की गुंजाइश बातचीत या सीजफायर की दिखाई नहीं पड़ रही है। 13 दिन के बाद अब आगे का रास्ता कैसे आप देख रहे हैं? यहां से बातचीत आगे कैसे हो? युद्ध को रोकने को लेकर क्या कोशिश है? देखिए, मैं थोड़ा आशावान हूं। आज उम्मीद जड़ती है आई है कि कुछ शांति की तरफ पहल होती हुई दिख रही है, और एक ह्यूमैनिटेरियन एड जिसकी बहुत दिन से वहां दरकार थी, आज 13वां दिन है। अगर किसी को मेडिसिन चाहिए होता है तो तुरंत चाहिए होता है, मेडिकल एड, फूड, वाटर, ये सारी चीज इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। तो लिहाजा जो आपकी डेट में राफा का जो ट्रांजिट पॉइंट खुल रहा है, उससे एक उम्मीद है। देखिए, शुक्रवार से तकरीबन 20 ट्रक की पहली एंट्री वहां परमिट की गई है, और ये जो एड होगी टोटल पैलेस्टीनियंस के लिए है। अगर इस एड पे किसी भी तरीके से हमास कब्जा करता है तो ये इस एड को रोक दिया जाएगा। एक सहमति बनी है, और ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप देखता हूं। पहले देखिए, मिस्र ने इस ट्रांजिट पॉइंट को खोलने से मना किया था। जो बाइडेन की जब से विजिट हुई है, जिस तरीके से उन्होंने एक संदेश इजराइल को दिया है, मिलिट्री सपोर्ट तो दिया ही, साथ में एक संदेश दिया है कि आप उनके सिविलियन टारगेट को न स्ट्राइक करें, और एक अपना ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखें, ह्यूमैनिटेरियन एड को परमिट करें। इस तरीके की बात बाइडेन ने क्लोज डोर से कही है। इसी के तहत देखिए, ट्रांजिट पॉइंट खुल रहा है और 20 ट्रकों की आवाजाही शुरू होगी। तो ये तो पहला स्टेज है। अगर ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाता है, इसी तरीके की और भी ह्यूमैनिटेरियन एड चलेगी। और मेरा मानना है, देखिए, इस समय आई फॉर आई का कॉन्सेप्ट अगर लगाएंगे तो पूरा वर्ल्ड अंधेरे में डूब जाएगा। ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। इजराइल ने जिस तरीके से स्ट्राइक किया, उससे सिविलियन आज की डेट में अफेक्टेड हो रहा है। तो मेरा मानना है कि हमास ने कहा है कि आज की डेट में अगर इजराइल एयर स्ट्राइक बंद करता है तो वो सीज फायर के लिए तैयार है, वो रॉकेट दागना बंद कर देंगे। तो इजराइल को उनका कॉल लेना चाहिए और सीज फायर की तरफ बढ़े और ह्यूमैनिटेरियन एड करें। जहां तक हमास के खात्मे का सवाल है, उसको अलग तरीके से भी हैंडल किया जा सकता है। देखिए, हमास का जो इलाका है बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड है। वहां पे टैंक, आर्टिलरी और गोले से अगर आप फायर करेंगे तो हमास कहां पे है वो नहीं पता लगेगा। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर सकते हैं, सिविलियन कैजुअलिटी पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमास के लड़ाकों को कैसे मारेंगे? उसके लिए आपको एक डिफरेंट तरीके का ऑपरेशन चलाना पड़ेगा, स्पेशल ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। वो शायद जमीन पे एक नई रणनीति के साथ उतरना पड़ेगा। वो बात की चीज है, वो बात अभी
अभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, सीज फायर करिए, ह्यूमैनिटेरियन एड दीजिए, गाजा पट्टी पर सर्वेलेंस रखिए, छोटे छोटे ऑपरेशन करिए, उनको मासेस से अलग करके धीरे धीरे ग्रेजुअली उनको एलिमिनेट कर दीजिए। बिल्कुल, ये जो सर आप बात कर रहे हैं ये बहुत जरूरी, क्योंकि तात्कालिक तरीके से कैसे निपटना और एक लॉन्ग टर्म आपकी क्या एक स्ट्रेटजी रहेगी उसके बारे में। एम्बेसडर सिन्हा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अरब वर्ल्ड हो कि तमाम जो देश हैं, उसके अलावा ईरान की बात हो या अन्य देशों के लिहाज से कई कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लगता है कि ये रीजनल लेवल पे ना एस्केलेट हो, आपको लगता है कि उस दिशा में किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमास फ़लस्तीन इसके बीच के अंतर को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी तरीके से उसको एक जैसा समझा जा रहा है। एम्बेसडर सिन्हा। नहीं, बिल्कुल, ये सबको मालूम है कि हमास और जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, जिसके अध्यक्ष महमूद अब्बास हैं, उनमें बहुत अंतर है, उनमें बहुत मतभेद हैं। और अरब वर्ल्ड जो है उसमें भी जो प्रतिक्रिया हुई है इस आतंकवादी आक्रमण के प्रति, वो उस प्रतिक्रिया में भी अरब वर्ल्ड का जो विभाजन है वो स्पष्ट रूप से सामने आता है। उसमें ऐसे देश हैं जैसे यूएई है या बहरीन है जिन्होंने निंदा की इस आक्रमण की, और ऐसे देश हैं जैसे सऊदी अरब या इजिप्ट जिन्होंने की जो कि शांत रहे हैं और जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से इसको निपटाया जा सके। लेकिन जहां तक हमास का सवाल है, हमास एक आतंकवादी संगठन है जो कि गाजा पट्टी में जिसने कब्जा कर रखा है, और वहां चुनाव भी जीत चुका है, शासन कर रहा है वहां पे, लेकिन शासन के साथ साथ वो एक आतंकवादी संगठन भी है जिसने की बंधक बना रखे हैं, जिसने एक आक्रमण किया नागरिक सिविलियन ठिकानों पर। तो हमास पर कैसे प्रभाव डाला जा सके, दबाव डाला जा सके, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है जिसपे कि सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इसे फैले नहीं, इसमें हिजबुल्लाह शामिल नहीं हो जाए, और ईरान अगर आता है तब तक खैर युद्ध बहुत ही भयानक रूप ले लेगा। लेकिन अभी जैसा लग रहा है, जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा, कि अभी हम ये आशा कर सकते हैं कि शायद ये इससे ज्यादा नहीं फैले, लेकिन इस पर कहना कुछ भी मुश्किल है। जी ब्रिगेडियर शाहदन जी, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि गाजा में अस्पताल पे एक रॉकेट गिरता है, उसके बाद में आरोप ये शुरू होता है कि ये कहां से आया। इंफॉर्मेशन वॉर भी अपने आप पैरेलल तरीके से चल रही है, सबूत दिए जा रहे हैं, तमाम बातें की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या नंबर्स को लेके तमाम प्रकार की बातें निकल कर, आपको लग रहा है कि हमने यूक्रेन वॉर के समय भी एक इंफॉर्मेशन वॉर का एक पूरा देखा है दौर, आज भी वो अपने आप में एक पैरेलल तरीके से चल रहा है? देखिए, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक विधा है युद्ध लड़ने की, और हर एक इसका इंप्लीमेंट करते हैं, हर एक वॉरिंग फैक्शन इसका इस्तेमाल करता है। एक तरीके से नैरेटिव चलाया जाता है, एक तरीके से दुश्मन को डिमोरलाइज करने की कोशिश की जाती है, और अपने माइंड को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि ये इतना बड़ा थ्रेट है, लिहाजा आप सरेंडर कर दीजिए या अपना जो स्टैंड है वॉरिंग फैक्शन का जो स्टैंड उसको गिव अप करिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा, उसमें बहुत सारे आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑल्सो जुड़ गया है, डिजिटल है, कई तरीके के कैंपेन चलाते हैं, ये सारा कुछ उसका पार्ट है। इसी के तहत देखिए, अस्पताल पे जब हमला हुआ है उसका कितना वर्ल्ड वाइड रिएक्शन आया, हर एक आदमी उससे आहत फील किया, और देखिए आज की डेट में अरब वर्ल्ड एक होता हुआ दिखा, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, हर एक ने इसको कंडेम किया, चाहे वो ईस्ट था वेस्ट था, उसने किसी भी तरीके के सिविलियन की जान मार पे हमला को उसका कंडेमनेशन किया है। और इसीलिए इजराइल यहाँ पे बैकफुट पे आता हुआ नजर आया, क्योंकि एक मास ओपिनियन उसके अगेंस्ट जनरेट हुई, लेकिन इजराइल ने इसको इंफॉर्मेशन वॉर के तहत, टेक्नोलॉजी के तहत और अपने स्टैंड को क्लियर करते हुए बोला कि ये पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहादी का था, ये हमास का जो रॉकेट था वो मिसफायर होकर वहां गिरा। उसने इस नैरेटिव चलाया, ये कौन इसमें सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, किसका रॉकेट अस्पताल पे गया, इट इज अ मैटर ऑफ डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब इसका रिजल्ट आए। उसी कहते हैं कि जो बाइडेन ने भी इसको जस्टिफाई किया, ये इजराइल का रॉकेट नहीं था, क्योंकि उन्होंने इजराइल की पोजीशन को एक पुख्ता करना है। और आज की डेट में जो इजराइल के सिक्योरिटी कंसर्न है वो पूरे दुनिया उससे वाकिफ है। एक छोटा सा देश जो अभी एग्जिस्ट अपने एग्जिस्टेंस में वर्ल्ड वाइड उसकी ओपिनियन बन रही है, उसको चारों तरफ से मुस्लिम वर्ल्ड ने घेर रखा है, उसका एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ फलस्तीन जो अपने कॉज के लिए लड़ रहा, अपने देश में ही वो जमीन से बेदखल हो रखा, उसके कॉज को है। तो जब टू नेशन थ्योरी इंप्लीमेंट होगी तो दोनों के सिक्योरिटी इश्यूज कंसर्न है, में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एफर्ट सारे अगर मिलकर काम करेंगे तो टू नेशन थ्योरी को एक अलमी जामा पहनाया जा सकता है। बिल्कुल, महत्वपूर्ण चीज यही है कि आखिर ये जो संघर्ष है ये रुके कैसे और शांति बहाली कैसे होगी, हर कोई यही चाहता है, लेकिन उसका रास्ता निकलेगा कैसा। बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल वक्त इतनी ही अनुमति दे रहा है एम्बेसडर सिन्हा आपका, ब्रिगेडियर शाहदन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको